This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौषकृष्णद्वितीया दिनांक 19 जानेवारी 2022 चरकविमासन अध्याय 5 श्रुतविमान शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो वातलानांच सेवनात् अस्तिव स्रोतस वातल सेवन से दुष्ट होता है। तो ये काफ़ी कॉमन इस प्रकार के अभी कारण है, जैसे कि अभ्यंगन न करना और साबुन लगाकर स्नेह को निकाल देना, ये तो काफ़ी कॉमन इस प्रकार का है और सोचा नहीं जाता इसके बारे में। तो कुछ परंपराओं में हर व्यक्ति को अभ्यंग के लिए तेल दिया ही जाता है। नामल परंपरा में सुबह 7, 10, 2, 5 और रात को इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। दोनों भोजन के उपरांत एक आसवारिष्ट दिया जाता है, एक तेल लगाने के लिए दिया जाता है और एक अवले धात्री अवले ही कहते थे, च्यवनप्राश एक्चुअली नहीं देते थे, वो इस प्रकार से सुबह देते थे। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए है, सिर्फ दवाइयाँ थोड़ी चेंज होगी, लेकिन ये पैटर्न है कि इस प्रकार से दवाइयाँ देनी है इस प्रकार से। तो उसमें एक तेल देना ही है, आशावरिष्ट एक देना ही है, इस प्रकार के वो करते थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, वैद्यों को तो कम से कम ये करना ही है, अभ्यंग नियमित रूप से करना है और साबुन का कम से कम उपयोग करे, वो बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। उत्पेशाद अत्यभिषंदात अभिघातात प्रपीडनात मज्जवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानांच सेवनात। सो उत्पेषण कूटना जैसी परिस्थिति होना या अस्थि में भंग इस प्रकार का होना, अति अभिषंदात अति अभिषंद होने के कारण अभिघातात प्रपीडना अभिघात होने से या पीड़न होने से मज्जवाहिनी दुष्यंती मज्ज स्रोत दुष्ट होता है। विरुद्धानांच सेवना और विरुद्ध सेवन से भी मज्ज स्रोत दुष्ट होता है। अब ये जो पहले बताए उत्पेश अत्यभिषंद, इसमें अत्यभिषंद अलग है, उत्पेश अभिघात और प्रपीड़न ये तीनों थोड़े एक ग्रुप में डाल सकते हैं, इस प्रकार के है। और इस प्रकार से आघात होना
और फिर उसके ज़रिए कुछ निर्माण होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। कैंसर के मरीजों में खास करके ऑस्टियोसार्कोमा में ये देखा गया है कभी बचपन में इस प्रकार का कुछ आघात हो गया और फिर वहीं पे कैंसर हो गया कुछ बरसों के बाद इस प्रकार से, तो खवैगुण्य वहाँ पे रह जाता है। ये एक अहम मुद्दा है। मैंने बताई थी एक केस, फिर से दोहराता हूँ। एक 25-26 बरस की युवा लड़की, उसको ये टीबिया में ऑस्टियोसार्कोमा हो गया था। 5-6 बरस पहले कुछ आघात हुआ था वहाँ पे और वो ठीक हो गई थी, फिर आगे कुछ तकलीफ नहीं रही थी, लेकिन वहीं पे कैंसर हो गया इस प्रकार से। कोल्हापुर में थी और उसके पिता ने फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे और ये जो कमर की हड्डी है वहाँ पे लगाएँगे। तो मैंने कहा ये करने से पहले, ये ऑस्टियोसार्कोमा है, तो पहले बोन स्कैन या पेट स्कैन करें और कहीं दूसरी जगह स्प्रेड है नहीं है ये देखना चाहिए इस प्रकार से। वो जो सर्जन था, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोल रहा था नहीं नहीं, हम पहले ऑपरेशन कर देंगे फिर आगे सोचेंगे इसके बारे में, ये करना है नहीं करना है। तो काफ़ी समझाने के बाद पिता मान गए कि ऑपरेशन अभी पोस्टपोन करेंगे। फिर पुणे में आकर ये बोन स्कैन पेट स्कैन हो गया, तो पता चला कि कहीं दूसरी जगह नहीं स्प्रेड हुआ है इस प्रकार से। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आपको अगर ये करना है तो बेटर ऑप्शन है कि नी रिप्लेसमेंट करो। ये यहाँ का हड्डी का टुकड़ा निकाल के वहाँ पे लगाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस टिश्यू को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर से कैंसर होता रहता है। और मैंने ऐसे मरीज देखे भी थे इस प्रकार से। लेकिन डॉक्टर का कहना था इसमें तो नी रिप्लेसमेंट की नी नहीं की जाती इस प्रकार से। यहाँ तो यही इस प्रकार का ऑपरेशन होता है। वो सर्जन मान नहीं रहा था। एक्चुअली दोनों की कॉस्ट सेम ही थी, फिर भी वो मान नहीं रहा था इस प्रकार से। आगे क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास वापस आई नहीं। अशा खैगवण्यात मधमकपिंड टिक्कासह घेतलं तर चालेल का? हो सकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि ये आगे चलकर इस प्रकार की तकलीफ करेगा, ये पता ही नहीं चलता। बहुत कम मरीजों में इस प्रकार का ऑस्टियोसार्कोमा डेवलप होता है, लेकिन होता है, कुछ मरीजों में होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी इस प्रकार की है। तो ये उत्प्रेक्ष, अभिघात, प्रपीड़न, इसके ज़रिए ये मज्जाव स्रोतस बिगड़ता है। मैंने दूसरी एक केस बताई थी वेणुमाधव शास्त्री जोशी की, वो भी काफ़ी बार मैंने बताई है कि डाइव किया था तालाब में और अंदाज चूक गया इस प्रकार से और सर पे आघात हुआ, फ्रंट हेड पर आघात हुआ और फिर आक्षेपक आने लगे और प्यास बहुत लगती थी आक्षेपकों में। तो 5-5, 6-6 घंटे आक्षेपक टिकते थे और वो 70-80 गिलास पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे पीता रहता था। 6-6 लोग लगते थे उसको पकड़ने के लिए, इतने आक्षेप जोरदार होते थे। तो ये उसका कुछ निदान नहीं हो नहीं पाया एलोपैथी में। जसलोक में केस एडमिट थी और फिर उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया कि कुछ हो नहीं रहा इसमें। और थोड़ा भी धक्का लगा तो ये आक्षेपक शुरू होते थे, तो थोड़ा खबरदारी लेते थे कि उसको धक्का न लगे। लेकिन चलते-चलते घर में भी अगर किसी दीवार से टकरा गए तो भी आक्षेपक शुरू हो जाते थे। तो ये केस इनके वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास आई थी और फिर उन्होंने ये अस्थि और मज्जा इस पर आघात ऐसा सोचकर अस्थि मज्जा पाचक जो है गुड़चा मलकम मुस्तम, उसका काढ़ा दिया था उसको। और 15 दिन के बाद पहला धक्का लगा तो आक्षेपक आए, लेकिन 15-20 मिनट ही टिके और फिर पानी का प्रमाण भी कम 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 हो गया और फिर उसके बाद में आक्षेप आए ही नहीं।
ये मैं बात कर रहा हूँ 75 की, 1975 की. हां हां तेच त्याच्यामुळे फोर्थ वेंट्रिकल म्हणजे ब्रेन मधलं ये आहे का कोलोम है क्या ऐसा, इसी के आधार पर थोड़ा सोच सकते हैं. ब्रेन में कोलोम है ऐसा कुछ लोगों का कहना है. तो जब मैं गया था वो दिखाने के लिए आया था फॉलोअप के लिए, और वो काफी ठीक हो गया था. वो स्कूटर पे अहमदाबाद जाके आया था. तो केवल ये अस्थिमज्जा पाचक इस बहुत सीधी सादी दवा से वो ठीक हो गया था इस प्रकार से. तो ये भी बात हो सकती है, अस्थिमज्जा पाचक भी इसमें दे सकते हैं. इस प्रकार का आघात की अगर हिस्ट्री है तो ये थोड़ा सोच सकते हैं. विरुद्धानांच्या सेवनात ये विरुद्ध टर्म जो है वो बहुत व्यापक है. यच्चापि देशकालाग्नि मात्रा सात्म्या नीलादिभिः संस्कारोतो वीरितश्च कोष्ठावस्था क्रमैरपि, ये जो चरक सूत्र स्थान 26वें अध्याय में चरक ने विरुद्ध की व्याख्या बताई गई है. तो ये काफी हमारे सभी हेतु विरुद्धाहार में ही चले जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी. तो विरुद्ध आहार से काफी बीमारियां होती है, और शांड्याग्नि विसर्प दकोदराणाम वगैरह इस प्रकार के वहां भी फलश्रुति है विरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले रोग इस प्रकार से. और विरुद्धानांच सेवनात् ये इसमें अभी बताया गया है मध्यम स्रोतस की दृष्टि इस प्रकार की होती है. तो दूध और फल ये विरुद्ध है, दूध और लवण विरुद्ध है, दूध और दही या छाछ विरुद्ध है, दूध दूध के साथ अम्ल कुछ भी चीज विरुद्ध है. तो चीज पनीर ये भी सभी विरुद्ध है. और फ्रूट सैलेड शिकरण वगैरह ये सब जो बातें हैं सभी विरुद्ध है. ये कॉमन उदाहरण है विरुद्धाहार के. लेकिन परिहार विरुद्ध, काल विरुद्ध वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. कि शीतकाल है और आइसक्रीम खा रहे हैं तो ये विरुद्ध ही है इस प्रकार से. मुझे जो पता बड़ा अजीब लगा, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, काफी ठंड थी और आइसक्रीम बहुत ही सस्ता था. $1-2 में 1 लीटर आइसक्रीम मिलता था. तो अगर क्षुधा शांति करनी है और सस्ते में करनी है तो ये आइसक्रीम ऑप्शन अच्छा था. क्योंकि बाकी सब चीज़ें $8-9 तक होती थी, ये आइसक्रीम $1-2 में मिल जाता था इस प्रकार से. तो लोग खाते थे, उतनी ठंडी में भी आइसक्रीम खाने वाले लोग थे इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य आता है इस प्रकार के शीतकाल में शीत इस प्रकार का सेवन करना ये भी विरुद्ध है. शीतोष्णाक्रम सेवनात् ये भी एक बात बताई गई है, उसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं की जाती. शीत और उष्ण उसका अक्रम सेवन. अब क्रम सेवन क्या होगा और अक्रम सेवन क्या होगा, ये एक थोड़ा सोचने की इस प्रकार की बात है. अभी नेचुरोपैथी में स्नान जब करते हैं तो ठंडा गरम इस प्रकार से करते रहना चाहिए ऐसे बताते हैं. सुविधाएं उपलब्ध होती है कि एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का इस प्रकार का टैप रहता है और मिक्सिंग करते रहते हैं. तो शुरू में थोड़ा गर्म पानी लिया, फिर गार गार पानी ले लिया, फिर गर्म लिया, फिर गार लिया, इस प्रकार के ठंडा पानी ले लिया, ये करते रहते हैं इस प्रकार से. तो नेचुरोपैथी के अनुसार इससे सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन ये मध्यम स्रोतस दृष्टि का भी हेतु है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. तो क्रम सेवन क्या होना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा. तो मैं मानता हूँ कि शीत ऋतु में थोड़े गुनगुने पानी से शुरुआत करके गर्म पानी तक जाना ये बेहतर ऑप्शन है. और ग्रीष्म ऋतु में थोड़े गर्म पानी से शुरुआत करके ठंडे पानी पर उतर आना ये बेटर है. लेकिन एक ही तरीके से करें, या पहले ये फिर भी ये ऐसा मत करें, एक ही तरीके से करें तो ज़्यादा हमें अंतिमतः किस प्रकार का परिणाम चाहिए ये सोचकर आरंभ कहाँ से करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. त्याच्यात
संध्यासु अव्यवहारस्ति स्वप्नात् ध्यानचिन्तनं चतुर्सत्रगणाकिरणकणिका नहीं है, इसमें व्यायाम का नहीं बताया. प्रदीपंचा अर्थ कसा घ्यावा इथे. प्रदीपन कहाँ पे आया? प्रपीड़न प्रपीड़न दबा के रखना, ये प्रपीड़न का अर्थ होगा. जैसे हम निचोड़ते हैं, वस्त्र निचोड़ते हैं तो प्रपीड़न करते हैं वस्त्र का, उसमें से जो पानी है वो निकल आएगा. उसी प्रकार से बहुत ज्यादा प्रेशर देके पीड़न करते हैं तो प्रपीड़न इस प्रकार का रहेगा. तो विरुद्धानांच सेवनात्, विरुद्ध सेवन से भी मध्यम स्रोत दुष्ट होता है और विरुद्ध की व्याप्ति काफी बड़ी है, ये बात ध्यान में रखनी है. अकाल योनि गमनान् निग्रहात् अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यंति शस्त्रक्षाराग्रस्त. तो अकाल योनि गमन तो अकाल और अयोनि ये दोनों तरीके से लेते हैं. तो अकाल में काफी तिथियां वगैरह बताई गई है कि कब मैथुन नहीं करना है इस प्रकार से, और पर्वणि अनंगे वगैरह इस प्रकार से भी वहां पे बात की गई है. और अयोनि गुद मैथुन खास करके होमोसेक्सुअलिटी में गुद मैथुन इस प्रकार का कॉमन है. तो ये अयोनि गमन इस प्रकार का है. निग्रहात तो शुक्र को रोकने से, जब वो उन्मुख है बाहर जाने के लिए, तो पाठीच्या मणक्यावर सुरुवातीला पाणी घ्यावे की शिरावर मानू स्नान वेळी. ये उष्णांबुनादक काय से परिचय को बला वहा, ये जो बात बताई गई है, तो उष्णांबुना अधक कायस्य, कंधे के नीचे पानी डालना है. और तेनेव तुत्तुमांगस्य बलरुत केशचक्षण, वही सर पे डालेंगे तो केश और नयन इनका बल कम होता है. तो बेटर ऑप्शन है सर पे ठंडा पानी डालें. अब गर्दे ने भाषांतर में इसके मेरे बारे में विवरण किया है कि ऐसा करने से कुछ दोष उत्पन्न होते हैं क्या, देखने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया कि सर पर सिर्फ ठंडा ही पानी लेना है और नीचे गर्म पानी लेना है. तो उनका कहना है ये सही है और इससे कुछ तकलीफ नहीं होती. मुझे भी लगा था कि शायद ठंड से सर्दी वगैरह होगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं होता है, मैंने भी करके देखा है ये. तो नीचे गर्म पानी ले हुए पृष्ठभाग से करना भी करेंगे तो भी चलेगा, और सर पे बाद में शायद अंत में पानी ले हुए और फिर पोंछ ले, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. लेकिन गर्म पानी से नहाना हमारे शास्त्र के मुताबिक अच्छा है, नीचे गर्दन के नीचे. कुछ लोगों को ठंडा पानी ही पसंद होता है और सूढ़ भी होता है, उनको तकलीफ भी नहीं होती है. वो अगर उसी प्रकार से करते रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर यही आदत है, अगर बाद में वातव्याधि वगैरह ऐसी तकलीफ हो तो फिर ये छोड़ के गर्म पानी से नहाना आरंभ करना चाहिए. लेकिन अगर शुरू से आपको इसकी आदत है और तकलीफ कुछ हो नहीं रही है तो शायद ये भी बात चल सकती है. तो निग्रह करना, शुक्रवेग को धारण करना, ये एक दृष्टि का कारण इस प्रकार का हो सकता है. शुक्राश्मरी उससे निर्माण हो सकता है, ये एक बात बताई गई है. और खास करके जैनों में ये मेथड इनकम्प्लीट कॉइटस, ये मेथड अप्लाई जाती है कि गर्भधारणा न हो, इसलिए इनकम्प्लीट कॉइटस ये एक तरीका बताया गया है. और जैनों में इसका प्रचलन है, लेकिन इसमें समाधान नहीं होता. मैथुन का जो समाधान है वो अधूरा इस प्रकार का रह जाता है. तो अभी उसके बारे में क्या करेंगे ये एक अलग ही चीज है. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव
आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंडोम का वापर है, उपयोग है, लेकिन ये गोलियाँ लेना वगैरह तो ये बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करना, इस प्रकार की स्थिति है। और शस्त्र कर्म भी उस हिसाब से अच्छा नहीं है। और इसीलिए पुराने ज़माने में 9-9, 10-10 बच्चे होते थे। क्योंकि कोई उस पे पाबंदी थी ही नहीं। अब जब ये कुटुंब नियोजन के साधन उपलब्ध हो गए, तो फिर कुटुंब नियोजन होना शुरू हो गया और परिवार को सीमित रखना ये शुरू हो गया। लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये एक अलग चीज़ है और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी आ गए हैं, आईयूडी इस प्रकार से, उसमें भी हार्मोन्स रहते हैं। वो गोलियों के स्वरूप में हार्मोन लेने के बजाय ये लोग अच्छा समझते हैं। या मैकेनिकल बैरियर हो जाता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस के जरिए। लेकिन ये सभी जो मार्ग है वो अच्छे इस प्रकार के नहीं है। कॉपर टी का भी प्रचलन काफ़ी है। इसमें तो प्लेन कॉपर जो विषारी इस प्रकार का होता है, जहरीला होता है, उसका प्रयोग होता रहता है। और मैंने काफ़ी मरीजों में देखा है कि इस प्रकार के कॉपर टी रखने के बाद पाँव में मेद की संचिति होती है। सूजन नहीं दिखती, लेकिन मेद की संचिति होती है। और जब पूछते हैं कि कॉपर टी का प्रयोग चल रहा था क्या, तो पता चलता है कि 3 बरस, 5 बरस, उससे भी ज़्यादा बरस कॉपर टी चालू थी इस प्रकार से। तो मैं इन लोगों में सुरण वटक का प्रयोग करता हूँ, सुरण वटक दे देता हूँ इस प्रकार से। दातार शास्त्रीने शीतोत्तर ज्वरात पाठीवर गरम पाण्याने सुरुवातीला शेकण्यासाठी सांगितले, त्यानंतर ज्वर अधिक वाढत नाही। लेकिन ये पानी से शेकना है तो शायद हॉट वाटर बैग से होगा। साक्षात पानी लेना मुश्किल है थोड़ा सा। और क्योंकि वैसे ज्वर में स्नान का निषेध है, तो ये स्नान नहीं होगा। हॉट वाटर बैग, हीटिंग पैड, इससे पीठ पर सेकना इस प्रकार से अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो अतिमैथुन के कारण शुक्रवार स्रोतस बिगड़ जाता है। तो जनरली ऐसा है कि शुरू में पहले बरस में शादी के बाद दिन में एक या उससे भी ज़्यादा मैथुन होता रहता है। फिर अगर बच्चे हो जाते हैं, कंसीव हो जाती है, गर्भिणी अवस्था आ जाती है, तो ये इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। और बच्चे होने के बाद ये प्रमाण हफ्ते में 1 आध बार, 2 बार, और आगे फिर 15 दिन में, फिर महीने में वगैरह इतना कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के दिखते हैं कि जो हाइपर सेक्सुअल इस प्रकार के होते हैं और ये प्रमाण कम नहीं होता। मेरे पास एक मैलिग्नेंट मेलानोमा की केस थी। पूरे बदन में 300 से ऊपर ये तिल बढ़कर कैंसर हुआ था। उम्र करीबन 60 बरस की थी और उस उम्र में भी उनका हर रोज मैथुन चल रहा था, ये बीमारी होने से पहले। तो 60वें बरस में हर रोज मैथुन ये कभी सुना नहीं दिला। इस प्रकार के देखा नहीं जाता। तो शुरू में वो कितना होगा, ये देखने की इस प्रकार की बात है। कोलटकर सर के पेशेंट थे और एक्चुअली दोनों छात्र थे उनके, और उनका व्यवहार का इस प्रकार का मैथुन का प्रमाण दिन में 6 बार तक इतना ज़्यादा होता था, पूरे दिन रात में। तो सर का कहना था इसमें अति योग और मिथ्या योग दोनों है। कि जब करना नहीं है उस समय भी करवा लेते हैं, ये एक बात। और इतनी बड़ी मात्रा में करते हैं तो शुक्र क्षय हो जाता है, और ये इस प्रकार से मिथ्यायोग होने के कारण कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है।
उस पति को कैंसर हुआ और उसकी डेथ हो गई 35वें साल में। पत्नी फिर भी ठीक थी, लेकिन उसका सिर्फ फरवरी में सर दर्द होता था। तो सर ने वंग भस्म का प्रयोग किया था और उससे वो मिट गया। उसने एक अजीब सवाल पूछा था कि मेरे पति को कैंसर हो गया, हम मान लेते हैं कि हमारा ये प्रमाण बहुत ही ज़्यादा था इस प्रकार से, लेकिन मुझे नहीं हुआ, उसको हुआ, मुझे सिर्फ सर दर्द हुआ, ऐसा क्यों? इस प्रकार से। तो सर ने कहा था कि एक कामुक शक्ति ज़्यादा हो सकती है, ये भी एक बात हो सकती है। औरत और पुरुष इनमें से एक की शक्ति, काम शक्ति अगर ज़्यादा इस प्रकार की है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। जिसकी कम है उसको तकलीफ हो सकती है, ये एक बात है। और मैथुन में स्त्रियों की इन्वॉल्वमेंट सभी जगह होती ही है, सभी समय होती ही है, ऐसी भी नहीं है। पुरुषों की तो इन्वॉल्वमेंट होती ही है, क्योंकि शुक्र निकल जाता है इस प्रकार से। लेकिन बलात्कार वगैरह केसेस में स्त्रियों की इन्वॉल्वमेंट न होते हुए भी उनको भुगतना पड़ता है। तो इन्वॉल्वमेंट होना एक अलग चीज इस प्रकार की है। और ये काफी बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। तो अति मैथुन किसको कहेंगे? सेवेत कामतः कामम तृप्तो वाचकते हिमे। शीत ऋतु में वाजीकरण औषधों से तृप्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार काम सेवन करे। त्रिहाद वसंत शरदोः पक्षाद वर्षा निधागयोः। वसंत और शरद में 3 दिन के बाद और पक्षाद वर्षा निधागयोः, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में 15 दिन में एक बार, इतना ही बताया गया है। और ये नहीं देखा जाता कि सीजन कौन सा है, फिर करना है नहीं करना है, ये बातें नहीं देखी जाती। और शादियां तो बरस में हर महीने में होती रहती है। तो अगर ग्रीष्म में शादी हो गई तो उसमें भी ये प्रतिदिन 1 या 2 बार मैथुन इस प्रकार का चलता है और फिर भी शुक्र के लक्षण नहीं दिखते। तो मैंने एक सर से बात पूछी थी कि ऐसी अवस्था में ग्रीष्म और शरद ऋतु में अगर शादी, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में शादी हुई है, तो शुक्र क्षय के लक्षण दिखने चाहिए। वो तो दिखते नहीं है। उल्टा ये एक समाधान इसका मिलने के कारण, मैथुन का समाधान मिलने के कारण तुष्टि पुष्टि होती है। तो सर ने कहा था कि शास्त्री पुरुषोत्तमा, ये जो बात बताई गई है कि वाजीकरण अग्रम से क्षेत्र स्त्रिया प्रहर्षिणी, वाजीकरण श्रेष्ठ कौन है? तो स्त्री ही श्रेष्ठ है इसमें। और फिर काफी वर्णन उसका किया है। या यस्य प्रियते प्रिय ही वगैरह वगैरह इस प्रकार से। या विनाचंद स्त्री का मरतिर मन्यते जगत, उसको ऐसा लगता है कि उसके उस स्त्री के बिना कोई स्त्री ही नहीं है पूरे विश्व भर में, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो वो खुद एक कामोत्तेजक निर्माण होता है, स्त्री खुद कामोत्तेजक होती है। अब ये वाइस वर्षा भी समझ सकते हैं कि एक इस प्रकार का पुरुष भी स्त्री के लिए एक कामोत्तेजक इस प्रकार का हो सकता है। और फिर ये मानसिक भाव से शारीर भाव का निर्माण, इसमें एक ये अहम मुद्दा है। मनसो हर्षणी यच्च तत्सर्वं वृक्षम उच्यते, रम्यावना अंताकुलीनानि शैलाः वगैरह इस प्रकार की जो बात बताई गई है कि रम्य इस प्रकार के वन है, कुलीन ये रेती, सागर की रेती वगैरह इस प्रकार के है, पर्वत वगैरह इस प्रकार के हैं। तो ये नैसर्गिक वातावरण भी कामोत्तेजक होता। अभी इस प्रकार से जो हनुमान जाने की प्रथा है वो भी अच्छी है इस तरीके से, क्योंकि ये कामोत्तेजक वातावरण होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उपभोग ले सकते हैं।
अब बात ये होती है कि इसके जरिए मानस भाव जैसे आनंद, प्रीति, हर्ष, इन भावों से शुक्र की या स्त्रियों में शुक्र की, स्त्रियों में भी शुक्र होता है। बीज एक अलग चीज है स्त्रियों के बारे में, आर्तव। पुरुषों में शुक्र ही बीज स्वरूप में इस प्रकार का है। स्त्रियों में शुक्र अलग और बीज अलग। आर्तव जो है वो उष्ण है इस प्रकार का, और वो एक हाथ दो बनते हैं इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये शुक्र निर्माण होना ये कामोत्तेजक इस प्रकार का होता है, और श्वेत स्वराव के रूप में उसका दर्शन होता है। जब ये कामोत्सुक इस प्रकार की बन जाती है स्त्री, तो ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जिसको कहेंगे वो दिखाई देता है। तो ऐसे हालात में शुक्र का क्षय नहीं होता, बल्कि तुष्टि पुष्टि होती है समाधान के लिए। ये एक अलग बात इसमें होती है। और अगर दोनों में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए, तो वो दोनों के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है। तो ये होना वास्तव में जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और हमारे यहाँ विवाह बंधन के बारे में जो बताया जाता है, नाती चरामी वगैरह इस प्रकार के, धर्मेच्या अर्थेच कामेच नाती चरामी। हम एक दूसरे के लिए प्रामाणिक इस प्रकार के रहेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें बताई जाती है। तो उसका एक अहम मुद्दा, ये एक अहम मुद्दा है। अब विदेशों में वातावरण बिल्कुल अलग इस प्रकार का। जब ये 13-14 बरस की हो जाती है लड़की, मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट हो जाता है, तभी से मैथुन शुरू हो जाता है, डेटिंग शुरू होता है। और अगर डेटिंग शुरू नहीं हुआ तो समझ लेते हैं कि कुछ कमी है उस लड़की में। लड़का भी ज़्यादा उम्र का नहीं रहता इस प्रकार से। चाहे 1-2 बरस से वृद्ध इस प्रकार का हो। और फिर पार्टनरशिप का सिलसिला चलता रहता है। और पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, तब रहेंगे। जब विसंवाद शुरू हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे। इसी कल्पना को लेकर ये शुरू हो जाता है। और हर 3-4 महीने में पार्टनर बदलते रहते हैं। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था। मेरे केस पेपर में, विदेशी लोगों के जो केस पेपर था उसमें मैरिटल स्टेटस के बारे में, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स वगैरह इस प्रकार के मुद्दे थे। तो एक बेल्जियम की औरत आई थी, उसने ये सब देखी और फिर उसको सभी को काट दिया। और लैट रिलेशन इस प्रकार की था। तो ऑडियो इज ओके एक्चुअली। याचं डिफॉल्ट बदलायला काय करायचं? हे मराठी राहतं, यात गोंधळ घालतो नुसता. हम्म. रजनिवृत्ती काळी फिमेलमध्ये निद्रानाश, स्ट्रेस ही लक्षणे दिसतात. चिकित्सेमध्ये मनाला हर्ष देतील असे प्रयोग करावे सांगितले. त्यात वाजीकरण मेडिसिनचा प्रयोग करू शकतो का? ये एक अलग ही है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, और ये ज़्यादा अभी तकलीफ अभी दिखाई दे रही है पिछले 40 वर्ष 50 वर्षों में।
तो देना चाहिए, इस प्रकार के वाजीकरण द्रव्यों के बारे में सोचना है, ओजोवर्धन के बारे में सोचना है ये, क्योंकि रोते हैं इसमें। तो ये बात होनी चाहिए। तो मैंने पूछा है लैट रिलेशन क्या है, तो वो बोले न्यूली कॉइन टर्म है, लिविंग अपार्ट टुगेदर, इस ऐसा उसका मतलब है। तो लिविंग अपार्ट दोनों अलग अलग रहते हैं, कम टुगेदर ओनली फॉर सेक्स अशा स्वरूपाचं। तो वो भी कमाती है ये, और मर्द भी कमाता है इस प्रकार से। और फिर दोनों के सुविधा के अनुसार इधर मर्द उसके घर जाता है या वो उसके घर पे आती है, इस प्रकार से, और सेक्स कर लेते हैं। और ये लैट रिलेशनशिप कही जाती है। और उसमें सबसे अहम मुद्दा है कि ये लैट रिलेशन एक समय में 4-5 लोगों के साथ हो सकती है, दोनों के तरफ से। सिर्फ फ़ोन करके पूछने का, आज आर यू फ्री टुडे? वो कहते हैं हाँ फ्री हूँ, तो चलो कहाँ मिलते हैं, तुम्हारे घर पे आते हैं या मेरे घर पे आते हैं, इस प्रकार से। और आज ये नहीं है तो दूसरी कोई औरत है तो उसके पास जाएंगे, इस प्रकार से। और किसी को भी इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सही है गलत है वगैरह वगैरह, इसके बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा एक जर्मन छात्र था, उसने बताया कि सबसे बड़ी समस्या सेक्सुअल में ये है कि एक के साथ मैथुन करते हुए पुराने किसी मैथुन की याद आती है किसी को, और फिर इसका समाधान नहीं मिलता। दूसरे किसी के साथ किए हुए मैथुन की याद आती है, ये बड़ी समस्या है, ऐसा वो बोल रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी परिवार की स्थिति में एक ही मर्द और औरत जिनकी शादी हुई है, उनका ये सिलसिला चलता रहता है बरसों बरसों तक, और दोनों फिर भी आनंद लेते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती। ऐसा नहीं होता अरे वो रोज वही औरत क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसा कोई सोचने, वो भी नहीं सोचती है रोज यही मर्द है, तो क्या मतलब है इसका, इस प्रकार से। तो केवल एक प्लेजर के जरिए उसको देखा जा रहा है, और वास्तव में शादी के बंधन का अर्थ समझ ही नहीं पा रहा है। विदेशों में दूसरी ये भी बात है कि अगर शादी कर लेते हैं तो लीगल राइट्स मिल जाते हैं पत्नी को, और ये मर्द नहीं चाहते कि उसको संपत्ति का हिस्सा देना पड़े, बच्चों को इस प्रकार को देना पड़े वगैरह वगैरह। तो इसलिए शादी ही नहीं करनी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक कपल मेरे पास आया था, दोनों बड़े सिने कलाकार थे। औरत की उम्र करीबन 35-36 थी, और मर्द ऐसा ऐसा 37 साल का था। तो फिर उस औरत ने मुझे पूछा, कैन वी कंसीव नाउ, कैन वी हैव ए चाइल्ड नाउ? तो मैंने कहा इट्स टू लेट एनीवे। ये तो आपको पहले ही करना चाहिए था, इस प्रकार से। तो फिर उसने बताया कि ऐसा है ना कि ये पार्टनरशिप का सिलसिला चलता रहता है, और हमें जब तक विश्वास नहीं होता कि हम इस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी का गुजारा करेंगे, तब तक हम शादी नहीं करना चाहते। या कंसीव नहीं होना चाहते। और इस पे बरस बीत जाते हैं। बहुत सारे बरस बीत जाते हैं, और कुछ इस प्रकार का सिलसिला होता ही नहीं है। फिर मातृत्व की इच्छा प्रबल होती जाती है, और ये होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद भी डिवोर्स काफ़ी हो जाते हैं, टिकते नहीं है सब। क्योंकि इसका मतलब सिर्फ सेक्स का
आनंद लेना इतना ही होता है। ये सब झमेला इस प्रकार के समझते हैं कि ये बाल बच्चे होना ये जिम्मेदारी है, इस प्रकार से जो चाहते नहीं है इस प्रकार से। तो ये डिंक करके अभी प्रचलन में है विदेशों में, भारत में भी आ गया है। डबल इनकम नो किड्स, ये डिंक का मतलब है। और उसको समर्थन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें ऐसा है, जिन लोगों ने बच्चों के प्यार का, बच्चों का आनंद का अनुभव लिया ही नहीं हो, वो डिंक के पीछे दौड़ते हैं और एक बहुत बड़े आनंद को मिस करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। और फिर अगर बाद में मातृत्व की भावना उछल कर आती है ऊपर, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय में ये करना मुश्किल होता है। पूर्वी नैसर्गिक पद्धतीने मैथून होत असावे आणि सध्या कुटुंबीय उपायांचा वापर अधिक होत असल्याने पाळीच्या तक्रारी पीसीओएस अशा समस्या निर्माण होत असल्या असावे का? शुक्र शीतगुणाचे आणि अर्धउष्ण यांचा यथायोग्य संयोग न झाल्यामुळे अशा समस्या निर्माण होत असतील का? ये पूरे सामाजिक संदर्भ ही बदल गए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में व्याख्यान दे रहा था और जनरल पब्लिक थी। और मैंने कहा कि यू डोंट वांट टू हैव योर ओन किड्स इन योर बेड, इंस्टेड यू वांट टू हैव कैट्स एंड डॉग्स। तो एक मेरे सामने औरत रो पड़ी, बड़ी टूट फूट कर रो पड़ी। तो मैंने कहा सॉरी इफ आई हर्ट यू बट दिस इज अ फैक्ट। तो बोली यस आई डू एक्सेप्ट इट। एंड दिस ऑल हैज स्टार्टेड विथ वुमन लिबरलाइजेशन। स्त्री मुक्ति से ये सब शुरू हुआ है सिलसिला। नाउ माय डॉटर कर्सेस मी बिकॉज हर डॉटर कर्सेस है। ये करीबन 60-62 की उम्र वाली औरत थी। उसकी लड़की 40-42 साल की और उसकी लड़की 20-21 साल की। इस प्रकार से ये 3 पीढ़ियों में इस प्रकार से वो सोच रहे थे ये क्या हुआ, ये क्यों इस प्रकार से स्त्री मुक्ति का नारा लगाया गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी की लड़कियां बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस फ्रीडम इस प्रकार की है, तो वो तो पीछे जा नहीं जाए चाहेगी। और इतना सीख लिया है, इतनी शिक्षा पाई है, कमाने के लिए सक्षम इस प्रकार के हैं, तो हम क्यों नहीं कमाएंगे, ये अभी अहम मुद्दा इस प्रकार का हो गया। बीएमएस का सर्वे स्टडी हुआ था। बीएमएस में आई जो लड़कियां हैं वो 85-90% लड़कियां हैं अभी भी। फर्स्ट बीएमएस में जो एडमिशन्स होती है 100 की बैच है, तो 85-90% लड़कियां हैं और केवल 10-15% लड़के हैं। बाकी सब लड़के इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। अभी इंजीनियरिंग में ही भी बढ़ रहा है, लेकिन मेडिकल फील्ड में तो ये बहुत हो गया इस प्रकार से। और उनमें से हार्डली 10-15% लड़कियां जो है वो आगे प्रैक्टिस करती है। केवल डॉक्टर हो गई इसलिए किसी के साथ शादी कर लेती है, चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे इंजीनियर हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर घर गृहस्थी चलाती है। अब मुद्दा ये है कि इतनी सारे सीटों पर लड़कियां आ रही है और आगे कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि सामाजिक बंधन है। एक बार शादी हो गई, फिर बाल बच्चे हो गए, फिर उनकी परवरिश करना है और न्यूक्लियर फैमिलीज है, सास भी घर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या सास संभलने के स्टेज में नहीं है पोतों को, तो ऐसी स्थिति में लड़की को ही, औरत को ही ये सब देखना पड़ता है। और फिर करियर नहीं शुरू हो सकता। जब लड़के बड़े हो जाते हैं, लड़के लड़कियां, तब करियर की शुरुआत हो सकती है और फिर आगे करियर चल सकता है, ऐसा है।
लेकिन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये सबसे अहम मुद्दा है। बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जब औरतें घर पे ही थी और जॉइंट फैमिलीज थी, तो बच्चों की परवरिश अपने आप होती थी, उसके लिए कुछ ज़्यादा परिश्रम नहीं करने पड़ते थे। अभी फिलहाल सभी स्थिति बदल गई। और ये न्यूक्लियर फैमिलीज और फिर बच्चों के ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं घर में इस प्रकार से। और अगर औरत करियर ओरिएंटेड है तो बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। ये हमारे राष्ट्र का आधार स्तंभ है बच्चे जो है। चाणक्य कहता है कि गुरु सबसे अहम, शिक्षक जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है राष्ट्र के पुनर्निर्माण में। अब इसको तो शिक्षण सेवक कर दिया गवर्नमेंट ने। और पढ़ाने के बजाय बहुत इतर काम में उसको लगा दिया, अन्य कामों में उसको लगा दिया। और कहाँ है ये सब इस प्रकार के शिक्षक जो डेडिकेटेड है? तो शालाओं में भी कुछ नहीं हो रहा, क्लासेस का चल रहा है जिक्र इस प्रकार से, और वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में अच्छे गुण पाए तभी आपको जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन मिलेगी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बातें रहेंगी। और फिर आगे जाकर नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, ये और बातें इस प्रकार के हैं। और फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इसके पीछे पड़े हैं सब। नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति जैसे अपवाद है, बहुत अच्छा खासा कमाने पर भी सीधी सादी जिंदगी जीना है इस प्रकार से। हमें लैविश इस प्रकार के घर चाहिए, इंटीरियर चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो दोनों को काम करना है। और फिर बच्चों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं, उनको एडिक्शंस हो जाती है, तो किसका दोष है इसमें? तो मैं तिलक महर्षि विद्यापीठ में था, तो वहाँ सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट था। और उनका एक्सटर्नल कोर्स चलता था। बहिशाल इस प्रकार से। और सोशल साइंसेस में डिग्री दी जाती, बीए डिग्री दी जाती थी। मैंने उनके कुछ किताब पढ़े उस समय में, क्योंकि ये सामाजिक शास्त्र इस प्रकार के थे। तो इसमें स्त्री मुक्ति चळवळ वगैरह इसके बारे में भी बातें थी। और आत्मनिर्भर होना है स्त्री को, इस प्रकार से भी बातें थी। लेकिन इसका दूसरा परिणाम किस प्रकार से आ रहा है, इसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं है। और स्त्री प्रधान कुटुंब व्यवस्था, माशेलकर जी ने एक बात कही थी कि पुरुष प्रधान जो अर्थव्यवस्था और स्त्री प्रधान कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, तो ये अच्छी बात है। अभी लड़कियां पढ़ी लिखी है तो वो कुछ उसके बारे में सोच सकती है। जब लड़के इतने बड़े हो जाते हैं तब उसके बारे में ज़रूर सोच सकती है। और फिर करियर में भी हिस्सा ले सकती है, या कभी पति का देहांत हो जाता है तो उसी को घर संभालना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये पढ़ी लिखी हो, कुछ काम कर सकती हो तो ज़्यादा अच्छा है, इस प्रकार का है। पुराने ज़माने में जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो ये दिक्कत नहीं आती थी। बहुत सारे लोग घर पे होते थे और फिर परवरिश जो उस परिवार की है वो होती रहती थी। अब के ज़माने में ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस सभी के बारे में बोला नहीं जाता, ये खुलेआम इस प्रकार के बारे में बोला नहीं जाता। लेकिन समस्याएँ काफ़ी है इस सभी में। मैंने एक उदाहरण बताया था कि पति पत्नी में बार बार झगड़ा इस प्रकार का होता था, समाधान नहीं रहता था। और फिर उसका रिफ्लेक्शन स्वास्थ्य के ऊपर आ रहा था। कुछ ना कुछ इस प्रकार की बीमारियां होती रहती थी। तो मैंने पत्नी से पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हमारा एक ही कमरा है, 8 बाय 10 वगैरह ऐसा कुछ है।
और सास उसके साथ में है। और फिर एक पर्दा बीच में रखते हैं। सास स्वयंपाक घर के तरफ सोती है, ये थोड़े बाहर सोते हैं, लेकिन ये 3-4 फीट इतना ही होता है, लंबा चौड़ा इस प्रकार से। और जो प्राइवेसी चाहिए वो नहीं मिलती इस प्रकार से। तो इसके लिए इस ये संत्रस्त इस प्रकार की रहती है, सेक्स का समाधान ही नहीं होता इस प्रकार से। तो मैंने सुझाव दिया कि आप अगर पार्टीशन करवा सकते हैं लकड़ी का कुछ बीच में, तो ये बात थोड़ी सी आसान होगी। तो पति ने मान लिया। और फिर एक पार्टीशन बनवा लिया, और फिर उसकी समस्या दूर हो गई। तो ये बड़ा अजीब मामला है। हम जब तक उसमें झांक कर नहीं देखेंगे, थोड़ा डीप नहीं जाएंगे, तब तक कुछ बातें पता ही नहीं चलेगी कि इस प्रकार की कुछ बातें हैं। एक्चुअली आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट होना जरूरी है। एलोपैथी में है। जीवन मोहाड़ीकर और लीना मोहाड़ीकर ये आयुर्वेद में इस प्रकार से करते थे, बीएमएस थे, लेकिन इस प्रकार से सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे। ये शशांक सामंत के अभी इस प्रकार के शो होते रहते हैं, 40 नंतरचं काम जीवन वगैरह इस प्रकार से। मैं एक बार ये शो अटेंड करना चाहता हूँ, क्या बताते हैं ये देखने के लिए। ताकि हमें कुछ पता चले। अभी इनका अनुभव तो काफी ज्यादा इस प्रकार का है, लेकिन समस्याएं काफी है। हस्तमैथुन की एक बड़ी समस्या है। और एलोपैथी में तो ये दोषास्पद नहीं माना जाता। बहुत सारे मरीज ऐसे मिलते हैं कि हस्तमैथुन के जरिए शुक्र का क्षय और ओज का क्षय, और फिर ये पूरा जीवन असमाधानी होना, इस प्रकार के मरीज दिखते हैं। तो ये इन सभी बातों के लिए कैसे करेंगे, और पहचान वाले लोगों के पास ये जाते नहीं है। उनको लगता है कि ये बहुत ही प्राइवेट है और पहचान वाले वैद्यों के पास नहीं जाना है, तो ये दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं विज्ञापन के आधार पर, और वहाँ पे फंसाए जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ दवाइयाँ देना इस प्रकार की बात करते रहते हैं। मूल रूप से उस समस्या का हल करना ये बात होती नहीं है। अभी को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, तो ये बातें काफ़ी कॉमन हो गई कि शारीरिक अट्रैक्शन उस उम्र में तो होता ही है, और फिर उसमें बहे जाते हैं, फंसाए जाते हैं। तो इन सभी बातों से कैसे बचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ज़्यादा बहस इसके बारे में की नहीं जाती। और फिर हमारे शिक्षा का मतलब क्या है? और इतनी सारी औरतें अब काम करने लगे हैं, तो पुरुषों को काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, ये अलग बात इस प्रकार की हो गई। तो मैं मानता हूँ कि अर्थ प्राप्ति ये पुरुषों का ही कर्तव्य होना चाहिए। मूल रूप से अगर बाल बच्चों को देखकर ये कुछ हद तक इस प्रकार से कमा सकती है, तो भी अच्छा है इस प्रकार से। और एक ने ऐसा किया था, स्टैटिस्टिक्स दिया था कि औरतें घर में रहकर भी कितना पैसा बचाती है, या किस प्रकार से योगदान देती है इस प्रकार से, और वो जो जो काम करते हैं उसका मूल्य क्या है, ऐसा कुछ निर्धारित करने की कोशिश की थी। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औरतें भी काम करती है, ये उसका नतीजा इस प्रकार का था। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो चक्र माने जाते हैं, दोनों सुचारू होने चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी ये जो परिवार जिस
कल्पना है वो फलद्रुप होगी, वो सफल इस प्रकार की होगी। बच्चे अच्छे होंगे और फिर वो उस परिवार के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए अच्छे इस प्रकार के होंगे। राष्ट्र की भी उन्नति उसमें होगी। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि अति मैथुन एक काफ़ी बड़ी समस्या दिखाई देती है और उससे कैसे बचना है ये देखना चाहिए। अगर दूसरे उसमें जो सुख है, आनंद है, वो अगर हम ले सकते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसमें। हमारी एक सिस्टम ऐसी है कि बच्चों को हम पालते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं और बुढ़ापे में बच्चे हमारी परवरिश के बारे में सोचते हैं, हमारे भले के लिए ही सोचते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है इस प्रकार से। अभी पैसा ही सर्वस्व जब हो गया, पैसा ही सबसे बड़ा इस प्रकार का हो गया, तो फिर माता-पिता के बारे में आदर जो है वो कम हो गया इस प्रकार से और उनको बहुत बेबस अवस्था उनकी की गई। ऐसे भी काफ़ी उदाहरण इस प्रकार के हैं। तो एक सामाजिक दृष्टि से इन सभी बातों को देखना है और आइडियल क्या होगा, ये तो बता नहीं सकते कि सभी के लिए सब यही मार्ग उपयुक्त होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए क्या उपयुक्त होगा, ये अगर हम सोच सकेंगे तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। अभी सैन्य में भी लड़कियों को लिया जा रहा है और ये शायद बात समझ में नहीं आ रही कि अगर उनको भेजा गया युद्ध के लिए और उनकी डेथ हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन वो अगर शत्रु के कब्जे में आ गए तो उनका क्या हाल होगा। तो इसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा है मालूम नहीं, सोचना तो चाहिए था इस प्रकार से। अंतिमतः स्त्री को ही भुगतना पड़ता है, पुरुषों को ये नौबत नहीं आती है, लेकिन स्त्रियों को ये नौबत आती है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के निर्णय लेना उचित है, नहीं है, ये बात ज़रूर आवश्यक सोचनी पड़ेगी। और स्त्री विशिष्ट भाव, लज्जा वगैरह ये सब स्त्री विशिष्ट भाव है, उनका ह्रास हो रहा है इस प्रकार से। और फिर जो भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस इस प्रकार के हो रहे हैं, इसमें ये एक अहम मुद्दा है। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा इस प्रकार से। और उसके बारे में ज़्यादा लेखन नहीं किया जाता, ज़्यादा स्पष्ट रूप से बातें नहीं की जाती। तो मैं मानता हूँ कि ये अहम मुद्दा है इस प्रकार से। आहार और निद्रा, ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। तो 3 पिलर्स ऑफ लाइफ इस प्रकार के हैं। और आहार के बारे में या निद्रा के बारे में बहस होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य के बारे में बहस नहीं होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आयुर्वेदप्रकाण्डो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ
शांति 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारः